सॉरी, दोबारा स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, मुझे एक छोटा सा एक डिस्कशन बतानी है। कौन कौन ऐसा स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम एफएआर पढ़ रहा है, और कौन कौन ऐसा स्टूडेंट है जो पहले पेपर दे चुका है? मुझे इसके ऊपर थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दें ताकि मुझे आइडिया हो कि मैं किन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना? कोई ऐसा है जो फर्स्ट टाइम एफएआर पढ़ रहा हो? एनीवन आप में से फर्स्ट टाइम एफएआर वन पढ़ने वाला कोई स्टूडेंट है तो वो मुझे एड्रेस कर दे। जनरली मैं यही एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग सारे पहले एफएआर का पेपर दे चुके हैं। ठीक है, आप लोगों को कुछ ना कुछ नॉलेज मौजूद है। जो भी कमियां रही हैं, हमने कोशिश क्या करनी है, उनको दूर करने की कोशिश करनी है। जिसके लिए मैं आपको क्या किया करूंगा, हर चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड किया करूंगा। ठीक है, हर चैप्टर के आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाया करेंगे। किसी चीज में कोई मसला आएगा, टेस्ट आपके रेगुलर होंगे। ठीक है, हर वीक के एंड पे एक जो है, या चैप्टर खत्म होने पे वो डिसाइड कर लेंगे कि चैप्टर खत्म होने पे टेस्ट करना है, या बेसिकली हमने जो है वो किस तरह से टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, वीकली टेस्ट भी पॉसिबल है। और अगर आप चाह रहे हैं कि वीकली टेस्ट ना हो, एक चैप्टर खत्म होने के बाद टेस्ट हो, तो उसके ऊपर भी हम काम कर सकते हैं। दोनों चीजें चलेंगी। ठीक होगी बात? अच्छा, आप जिनका तो फर्स्ट है, कोई मसला नहीं है, वो भी साथ साथ चलते रहेंगे, क्योंकि मैंने जो चीजें हैं मैंने ईच एंड एवरीथिंग पढ़ानी है आपको। ठीक है, मैंने कोशिश ये करनी है कि हर बच्चे को हर चीज इक्वली समझ आ रही हो। ठीक है, फिर भी स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन हुआ करेगा तो वो मेरे से पूछ लिया करे कि सर मुझे ये बात समझ नहीं आई है, मुझे ये वाली बात बता दें। कुछ काम जिनके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है, वो क्या है? बेसिकली तीन चीजें मैं कहता होता हूँ, ये लाजमी करनी है, बाकी आप लोगों की मर्जी है, जिस तरह से करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। एक, क्लासेस रेगुलर लेनी है। दो, टेस्ट लाजमी देने हैं। थर्ड, जो सवाल मैं करवाता हूं उनके अलावा भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं जो खुद से करने हैं। ये तीन चीजें लाजमी करने हैं आप पेपर अगर आपने पास करना है तो। ये तीन चीजें भी एटलीस्ट कर लेंगे ना, सिर्फ यही तीन, तो इंशाल्लाह आपका पेपर नहीं फेल होता। और मैं आपको बता दूं, एफएआर का पेपर जो होता है ना, वो बड़ा मॉडरेट किस्म का आता है पेपर। ज्यादा मुश्किल नहीं होता। बस चीजें हमने थोड़ी सी साथ साथ करनी होती हैं। कुछ बच्चे ये गलती करते हैं कि जो टीचर क्लास में सवाल करा देते हैं बस वही करते हैं, उनके अलावा कोई नया सवाल अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं की जाती। ये गलत है। खास तौर पे हमने इस चीज पे काम करना है कि हमने नए सवाल करने हैं, ऐसे सवाल जो हमने क्लास में प्रैक्टिस ना किए हों, अलग से सवाल करें। कोई पास पेपर के क्वेश्चंस कर लें, किसी टीचर की बुक के क्वेश्चंस हैं वो कर लें, लेकिन करें, ये काम लाजमी करें। क्योंकि इससे बेसिकली आपको पता लगता है कि आपको टॉपिक कितना आता है, प्लस आप कितनी देर के अंदर जो है सवाल कर सकते हैं। सवाल करने का आपको पता लग जाएगा कि कितनी देर में किया जा सकता है। क्योंकि अक्सर होता है हमें चीज आती है लेकिन हम इतना स्लो करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल पेपर में जाए ना, तो पहला सवाल हमारे 1 घंटे में हो रहा होता है नॉर्मली। क्योंकि हम उसको लगे हमें बड़ा अच्छा आता होता है सवाल, हम कहते हैं यार ठीक है करते हैं। सवाल देखते हैं, सवाल खत्म करते हैं, 1 घंटा गुजर चुका होता है, हालांकि वो सवाल कितनी देर का होता है, 25 मिनट का। अब प्रेशर आना शुरू हो जाता है। तो वो प्रेशर रिलीज अगर करना है आपको, और आपको देखना है, अपने आप को जज करना है कि आप कितनी देर में कर सकते हो, उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। और प्रैक्टिस भी उन क्वेश्चंस की जो, वो क्वेश्चन जो मैंने क्लास में ना करवाए हो, या किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, तो टीचर ने जो क्लास में सवाल करवाए हैं उसके अलावा जब आप करोगे ना, तब आपको एक्चुअली एहसास होगा या पता चलेगा कि आपको चीज आती है। पहली चीज पता लगेगी, इफ यू हैव द नॉलेज। एंड द सेकेंड थिंग, टाइम मैनेजमेंट। ये दो चीजों पे आपने काबू पा लिया ना, तो इंशाल्लाह आपका पेपर निकल जाएगा। और मेरी कोशिश क्या होगी कि आपको सवाल जितने आसान तरीके से करवाया जा सकता है, उतने आसान तरीके से करवाया जाए। ठीक है,
ताकि आपको पेपर करने में कोई किसी किस्म की मुश्किल ना आए। स्टिल अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आएगी, कहीं कोई मसला हो रहा होगा, तो आप लोग मेरे से डिस्कस किया करोगे। ठीक होगी बात। मैं सिर्फ इतनी छोटी सी बात ही करूंगा, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी इनको। आपका अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, तो आप क्वेश्चंस पूछ लो। अगर नहीं है तो फिर हम जो है बिस्मिल्लाह करते हैं आज, और अपना पहला टॉपिक जो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का स्टार्ट कर देते हैं। एनीवन, एनी क्वेश्चन? स्टार्ट करें कहानी फिर? बिस्मिल्लाह करें। ले जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ले जी, हम अपना पहला टॉपिक करने लगे हैं IS-16 का। ठीक है, जो किसके ऊपर है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, बेसिकली अगर मैं बात करूं आसान अल्फाज में, तो टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स के बारे में हम बात करने लगे हैं। किसके बारे में? टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। ठीक होगी बात। अच्छा, टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स क्या है? ऐसे नॉन करंट एसेट वाली की चीज क्या थी? ऐसे एसेट जो एक साल से ज्यादा अरसे तक चलते हैं। और टेंजिबल कौन से हो गए? जिनको मैं हाथ लगा सकता हूं। ऐसे नॉन करंट एसेट जिनको हाथ लगाया जा सकता है, लाइक टेबल, चेयर, व्हीकल, बिल्डिंग, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम। कोई भी ऐसी चीज जिसको मैं हाथ लगा सकता हूं और वो चीज एक साल से ज्यादा अरसे तक मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट देगी, दैट इज नोन एज टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। और टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स के ऊपर स्टैंडर्ड हम कौन सा पढ़े हैं? IAS-16, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा, पहले तो हम जरा स्टैंडर्ड की वर्डिंग्स पढ़ते हैं कि स्टैंडर्ड हमें इस बारे में क्या कहता है। ठीक है ना? स्टैंडर्ड्स थोड़ा सा पढ़ेंगे और फिर उसको हम अप्लाई भी करने की आगे कोशिश करेंगे। क्या कहता है? कहता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर अ कंपनीज लॉन्ग टर्म टेंजिबल फिक्स एसेट्स दैट आर वाइटल टू बिजनेस ऑपरेशन एंड कैन नॉट बी इजीली लिक्विडेटेड। इजीली लिक्विडेटेड का मतलब क्या? आसानी से उसको खत्म नहीं किया जा सकता या बेचा नहीं जा सकता। ठीक है, उसको बेचने में एक पूरा प्रोसेस लगता है। अच्छा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम दैट आर हेल्ड फॉर यूज ऑफ प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, फॉर रेंटल टू अदर्स और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। ये क्या काम आता है हमारे? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या टेंजिबल आइटम है, जो कि किस लिए है? या तो हम क्या करें, उससे कुछ सर्विसेज दें या गुड्स लोगों को प्रोवाइड करें। ठीक है, तो हम कुछ सर्विसेज दे रहे हैं, कुछ सप्लाई ऑफ गुड्स में हमारी मदद कर रहा है। लाइक जैसे व्हीकल है, व्हीकल हम किस लिए इस्तेमाल करें? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। हम प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन में मेरी मदद करता है और कई सालों तक चलती है वो व्हीकल, तो वो मेरे लिए क्या है? नॉन करंट एसेट है। ठीक है, या सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, लाइक फॉर एग्जांपल एक हेयर ड्रेसर है। ठीक है, उसने अपने पास एक मशीन रखी हुई है, जो मशीन उसे क्या करेगी? लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करेगी, जो एक साल से ज्यादा अरसे तक चलनी है। तो ऑब्वियसली बात है वो उसके लिए क्या बन जाएगा? नॉन करंट एसेट बन जाएगा। कहता है या तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? हम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से क्या मुराद है? मैं अपना ऑफिस खोल लूं, मैं ऑफिस यूज में ले आऊं उस बिल्डिंग को, तो वो बिल्डिंग मेरे लिए क्या है? बिल्डिंग अब एक साल तक तो नहीं चलेगी, एक साल से ज्यादा अरसे तक चल रही होगी, तो इसलिए वो मेरे लिए क्या बन जाएगा? टेंजिबल नॉन करंट एसेट बन जाएगा। ठीक होगी ना बात? और बी पार्ट क्या है? आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज ड्यूरिंग मोर देन वन पीरियड, जो एक साल से ज्यादा अरसे तक चलेगा, उसको मैंने क्या कहना है कि ये मेरा क्या है? टेंजिबल नॉन करंट एसिड है, यानी कि PPE है। ओके होगी बात? इसमें कोई मसला, कोई सवाल? एनी वन, एनी क्वेश्चन? यहां तक आनी ओके है? ओके। कुछ चीजें समझना बड़ा जरूरी है, वो क्या? IS-16 कहां अप्लाई नहीं होता? एक तो पता होना चाहिए अप्लाई कहां होता है। सबसे जरूरी चीज क्या है?
कहाँ अप्लाई नहीं होता ये लाजमी पता होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हम गड़बड़ कर सकते हैं पेपर के अंदर। ठीक है ना। तो आई 16 कहाँ अप्लाई नहीं होता? हमने कोई कोई ऐसा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो हम क्या कर रहे हैं, हेल्ड फॉर सेल है। ठीक है। ठीक होगी ना बात? तो हमने क्या कहा कि आई 16 कहां कहां अप्लाई नहीं होता? कोई ऐसा नॉन करंट एसेट जो मैंने क्या किया, ऐसा नॉन करंट एसेट जो मैंने इस्तेमाल किया, अब इस्तेमाल करने के बाद उसकी लाइफ पूरी हो गई है या मुझे उसकी जरूरत नहीं रही, अब मैं उसको बेचने के लिए लगाने लगाऊं। मैंने कहा भाई अब मैंने इसको इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है, अब मैं इसको बेचने के लिए लगाऊंगा। तो वो आता है IFRS 5 के अंदर। तो जिस दिन आपने उसको बेचने के लिए लगा दिया, उसको हमने IFRS 5 में कर दिया। लेकिन अच्छी चीज क्या है, IFRS 5 हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अच्छा, फिर बायोलॉजिकल एसिड्स विच आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी, अदर बेरर प्लांट्स, ये है IS 41। ठीक है ना। जिसके अंदर एग्री बायोलॉजिकल एसिड्स के बारे में बात करें, हम गाय भैंस उनके बछड़े, अब इनके बारे में बातें आएंगी। ये हमारे पेपर का टॉपिक है जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। फिर क्या आ गया? अच्छा, जो IS 41 में फॉल कर जाएगा वो फिर IS 16 में फॉल नहीं करेगा। फिर क्या आ गया? अच्छा, इसको ना इनटेंजिबल एसिड्स करते हैं, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। इनटेंजिबल एसिड्स डो नॉट हैव अ फिजिकल सब्सटेंस। देखो, इनटेंजिबल एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जिनको मैं हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन वो भी मुझे क्या देते हैं, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। होते तो वो नॉन करंट है लेकिन वो इंटेंजिबल होते हैं। तो उनके लिए एक स्टैंडर्ड है IS 38। पहले वो पिछले टाइम में वो आपके सिलेबस का हिस्सा था। ठीक है ना, पिछले अटेम्प्ट में वो आपके सिलेबस का हिस्सा था। अब वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं रहा, अब वो वापस CR के पेपर में चला गया है। ठीक है। तो वो था IS 38। तो जो चीज IS 38 पे फॉल कर जाएगी, लाइक इंटेंजिबल में क्या आता है, आपकी गुडविल आ जाती है, आपके पेटेंट्स आ जाते हैं, आपके राइट्स आ जाते हैं, इस तरह की चीजें आती हैं। तो वो जो IS 38 के अंदर फॉल करते हैं वो भी इसका हिस्सा नहीं है। तो IS 38 भी आपने इस सिलेबस में नहीं पढ़ना है। एंड देन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या है? ऑल द इन्वेंट्री आइटम्स आर यूजुअली हैव फिजिकल सब्सटेंस, लेकिन उसका मकसद कुछ और है इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री हम क्यों खरीद के लेकर आए? उसको इस्तेमाल करने की नीयत से तो लेकर ही नहीं आए। जो चीज हमने इस्तेमाल करने की नीयत से खरीद कर लेकर आनी है और 1 साल से ज्यादा अरसे तक चलनी है, उसको मैंने IS 16 का नाम देना है। इन्वेंट्री विल नेवर बी पार्ट ऑफ IS 16। इन्वेंट्री को हम, उसका स्टेपलेट स्टैंडर्ड है जिसको हम IS 2 कहते हैं, जो आप ITA के अंदर पढ़कर आए हैं, और वो भी वहीं पर है। उसका यहां पे बहुत ज्यादा यूज नहीं है, एक आधा कोई सब टॉप पॉइंट आ गया तो आ गया, उसके अलावा आपके पास प्रॉपर स्टैंडर्ड IS 2 का आपके सिलेबस में टेस्टेबल नहीं है। हाँ, ITA का थोड़ा बहुत हिस्सा, एक आधा पॉइंट किसी जगह आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज IS 2 को हमने प्रॉपरली यहाँ पे इवेलुएट नहीं करना है, ना ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो जो IS 2 में फॉल कर जाएगा वो भी IS 16 नहीं है, जो IS 38 में फॉल कर जाएगा वो भी IS 16 नहीं है, जो IS 41 के क्राइटेरिया में पूरा उतर जाए वो भी नहीं है, और जो IFRS 5 का हिस्सा बन जाए वो भी IS 16 का हिस्सा हम नहीं बनाया करेंगे। ये वाली बात क्लियर है? इसमें किसी किस्म का कोई मसला, कोई सवाल? एनी वन, एनी क्वेश्चन? क्लियर है? ओके। जिस किसी का भी कोई सवाल हो, फिर मैं कह रहा हूं सवाल पूछना है आप लोगों ने, ठीक है। तो कोई भी जी आपको लग रहा है कि बड़ा फजूल किस्म का भी सवाल है ना, तो पूछ लेना, कोई मसला नहीं है। ठीक है। लेकिन टॉपिक रिलेटेड, टॉपिक से आउट होके सवाल नहीं पूछना, ठीक है ना। वो अक्सर बच्चे होते हैं वो कह रहे होते हैं, ऐसे सवाल करते हैं, सर आपका फेवरेट प्लेयर कौन है?
यार ये वाले सवाल ना पूछना, खुदा का वास्ता है। बाकी चलेंगी चीजें। ठीक है। अच्छा। अब अगली हम इसकी किसकी बात करेंगे, रिकग्निशन की। iOS 16 को हमने रिकग्नाइज कब करना है कि ये iOS 16 है, उसकी शर्तें क्या हैं बेसिकली, कि कब हमने उसको iOS 16 का हिस्सा बनाना है। The cost of an item of PPE shall be recognized as an asset if and only if and only if का मतलब क्या है, अगर ये शर्तें पूरी होती हैं तो, वरना नहीं। इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब है अगर यही शर्तें पूरी होंगी तो ही हम इस बारे में बात करेंगे। वो क्या कहता है, इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द आइटम विल फ्लो टू द एंटिटी। इससे मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई हम ऐसा एसेट लेकर आ जाए जो मुझे फ्यूचर में कोई फायदा प्रोवाइड नहीं कर रहा, फिर चाहे वो 10 साल तक चलता हो, उसको हम i16 का हिस्सा नहीं बना सकते। तो सबसे जरूरी चीज है उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। उससे मुझे क्या मिलना चाहिए, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक होगी बात। और दूसरा, द कॉस्ट ऑफ एन आइटम मैयर इज कैन बी मैयर्ड रिलायबली। और उसकी कॉस्ट जो है वो रिलायबली मैयरेबल होनी चाहिए। ये नहीं है कि मुझे पता ही नहीं है उसकी कीमत क्या है। ठीक है ना, वो अक्सर होते हैं ना, हम कोई चीज लेकर आते हैं, अक्सर वो जो छड्डू दोस्त होते हैं आके चीज लेकर आएंगे। ठीक है, आके दिखाएंगे, यार ये देख तेरे भाई ने क्या क्लासिक किस्म की शर्ट ली है। ठीक है, ये देख क्लासिक किस्म के जूते लिए हैं। तो पता है कितने के हैं? 10,000 का जूता है। शर्ट देख रहे हैं, 12,000 की शर्ट है। ठीक है, वो पता क्या लग रहा होता है, पीछे लंडे से खरीद के लेकर आया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला काम नहीं। भाई कोई भी कीमत आप बता दो, अगला क्या, अच्छा हाँ यार, अच्छा लेकर तो ब्रांड की आया था लेकिन लेकर लंडे से आया था। ठीक है, लेकिन बता रहा क्या है, मैं 12,000 की लेकर आया हूं, मैं 10,000 की लेकर आया हूं। तो ऐसे नहीं है कि कोई भी आप कीमत बता दो अपने एसेट की लोग मान लेंगे, नहीं। वो चीज, उसकी कॉस्ट रिलायबली मैयरेबल होनी चाहिए। वो चीज मार्केट में एग्जिस्ट करती हो, हमें पता हो कि वो चीज कितने की है, और सही वाली कीमत पता हो। तो अगर वो रिलायबली मैयरेबल है उसकी कॉस्ट, तब हमने उसको i16 का हिस्सा बनाना है। अगर वो रिलायबली मैयरेबल नहीं है तो फिर मैं उसको पीपी का हिस्सा नहीं बनाऊंगा। ये वाली बात क्लियर है? इनमें कोई मसला, इन पॉइंट्स में किसी को कोई सवाल, पॉइंट ए और पॉइंट बी में? एनी वन, एनी क्वेश्चन? कोई सवाल पूछना चाह रहा है? अच्छा, अगली बात उसने क्या की, कहता है, ऑल्दो नॉट डायरेक्टली इंक्रीजिंग द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ एनी पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग आइटम ऑफ पीपीई मे बी नेसेसरी फॉर एन एंटिटी टू obtain द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम इट्स अदर एसेट्स। अच्छा, जरूरी नहीं है कि जो एसेट हम इस्तेमाल करें वो डायरेक्टली मुझे क्या करे, इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करे। और ऐसा होता है, जाहिर सी बात है, आमतौर पे जो नॉन करंट एसेट होते हैं वो डायरेक्टली मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं दे रहे, इनडायरेक्टली दे रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने बिल्डिंग खरीदी हुई है, बिल्डिंग है तो काम चल रहा है। डायरेक्टली इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है, जब मैं चीजें बेचता हूं तो मुझे फायदा होता है। इनडायरेक्ट क्या है, अब वो बिल्डिंग है, बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है, वहां पे मैंने फैक्ट्री लगाई हुई है। ठीक है, मैं फैक्ट्री लगाई हुई है, फैक्ट्री यूनिट्स बनाता है, यूनिट्स बनाने के बाद वो आगे जाते हैं, रिफाइन होते हैं, रिफाइन होने के बाद फिनिश गुड्स में बन के वो आगे मार्केट में सेल होने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए जाते हैं। तो लैंड है, बिल्डिंग है, ये आपको डायरेक्टली इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं दे रही, इनडायरेक्टली दे रही है। ठीक है ना, हमने कहा भाई इसको इस्तेमाल करेंगे तो मुझे आगे फ्यूचर में क्या आएगा, इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा, वो फ्यूचर में आएगा। और वो यूनिट्स बेचने की वजह से आएगा। लेकिन यूनिट्स बेचने के लिए मेरी मदद कौन कर रहा है, वो बिल्डिंग, क्योंकि वहां उस बिल्डिंग में यूनिट्स मेरे बनेंगे, लैंड मेरी
लैंड जो होगी उसके ऊपर मैंने बिल्डिंग खड़ी की हुई होगी, तभी मैं ये काम कर पा रहा हूँ। ठीक होगी ना बात? अच्छा, तो हमने कहा जी दो शर्तें पूरी करनी है अगर मैंने उसको कॉस्ट में लेकर आना है। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए, और कॉस्ट जो है वो क्या होनी चाहिए, मैयड रिलायबली। ये दो चीजें हमारी पूरी होंगी तो हमने उसको पीपी के अंदर रेकग्नाइज करना है। अब पीपी में जब रेकग्नाइज करना है तो इनिशियली जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है उसको किस पे रिकॉर्ड करते हैं? इनिशियल रिकग्निशन किसके ऊपर है? इनिशियल उसकी रिकग्निशन होती है कॉस्ट के ऊपर। इनिशियली इसको किस पे रिकॉर्ड किया जाता है? कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड किया जाता है। और कॉस्ट में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? अगला सवाल, कॉस्ट में क्या क्या चीजें शामिल होंगी और कब तक शामिल होती रहेंगी कॉस्ट में? अच्छा, अब दो तरह की चीजें आनी है। मैं सिर्फ बात करो इनिशियल रिकग्निशन की। इनिशियली हम क्या करते हैं, उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। और कब तक करते हैं? जब तक एसेट अवेलेबल फॉर यूज ना हो जाए। अवेलेबल फॉर यूज होने तक उसके ऊपर जितना भी पैसा खर्च करोगे उस, लेकिन कौन सा पैसा? नेसेसरी कॉस्ट। कौन सी? नेसेसरी कॉस्ट जितनी भी लगेगी उसकी, वो सारी की सारी हमने उसकी कॉस्ट में ऐड करनी है। और कॉस्ट में ऐड करने को क्या बोलते हैं? कैपिटलाइज करना। कैपिटलाइज करना क्या बोलते हैं? कॉस्ट के अंदर चीजें ऐड करने को कैपिटलाइज बोला जाता है। ठीक होगी बात? तो जब तक एसेट अवेलेबल फॉर यूज ना हो जाए, लाइक फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल के तौर पे बात करने लगे हैं। मैंने कहा जी मुझे अपनी बिल्डिंग में, मुझे अपने कमरे में एक एसी लगाना है। तो क्या एसी उड़ के आ जाएगा मेरे पास? या मैं वो बचपन में एक वो आता होता था एक ड्रामा, उसके पास एक पेंसिल होती थी, वो शकला का बूम बूम, उसकी तरह मैं पेंसिल पे क्या बना, वो एसी बनाऊंगा और एसी यहाँ पे लग जाएगा? या मेरे पास डोरेमोन की गैजेट मौजूद है जिससे मेरा एसी लग जाएगा? नहीं ना। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अब डोरेमोन तो है नहीं मेरे पास, मेरे पास कोई जादू वाली पेंसिल भी कोई नहीं है। तो मुझे पहले क्या क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा एक दुकान में, दुकान से जाके खरीदना पड़ेगा। अच्छा, जाके मैंने एसी खरीद लिया, एसिड की कॉस्ट आ गई। तो क्या वो अवेलेबल फॉर यूज हो गया खरीदते ही? हमने कहा नहीं, खरीदते ही वो अवेलेबल फॉर यूज नहीं हुआ। क्या करना पड़ेगा मुझे उसके लिए? मुझे उसको उठाकर लाना होगा पहले। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी, उसको लाने का खर्चा। हो सकता है मैं किसी दूसरे शहर से लेकर आ रहा हूं तो ज्यादा खर्चा, अपने शहर से लेकर आ रहा हूँ तो कम खर्चा, किसी शिपमेंट से मंगवाया होगा तो शिपमेंट का खर्चा। तो जो भी उसको लाने का खर्चा हो रहा है किसी भी किस्म का, को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दे रहा हूँ, कोई टैक्सेस पे कर रहा हूँ उसको लाने के लिए। ठीक है, अगर बाहर से मंगवा रहा हूँ तो ऑब्वियस बात है कस्टम मुझे पे करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो अब मैं उसको उठा के ले आया, ठीक है, मैंने कहा ट्रांसपोर्टेशन करवाई, मैं अपने प्रीमिसेस में एसी को उठा के ले आया। क्या अब एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो गया? एसेट अभी भी वो एसी अवेलेबल फॉर यूज नहीं हुआ। अभी तो उसको इंस्टॉल कराना पड़ेगा। भाई एसी आती काम करना शुरू तो नहीं कर देगा, अब एक बंदा बुलाऊंगा उसके लिए। बंदा बुला के कहूंगा भाई ये मेरा एसी फिट कर दो। ठीक है, वो आएगा, एसी आके दीवार में फिट करेगा। ठीक है, दीवार में फिट करने के सारे कनेक्शन कनेक्शन लगा देगा। अब जाते हो क्या कहेगा, अब आपको, अब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या वो अवेलेबल फॉर यूज हो गया? बताएं, क्या एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो गया? तो जवाब आया हाँ, एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो गया। ठीक है। टेस्ट कॉस्ट वो वो दूसरी में, दूसरी सिचुएशन में आ सकती है, यस। उस सिचुएशन में हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल एसी की एग्जांपल है तो उसमें क्या ही टेस्ट कॉस्ट होगी। ठीक है, इसमें इस तरह की चीजें है कि वो जब हम कोई मशीन लेकर आते हैं ना तो आमतौर पे वहां पे लग रही होती है। अच्छा, अब मैं एसी ले आया, एसी अवेलेबल फॉर यूज हो गया, लेकिन भाई मैं लेकर आया था एसी सर्दियों में, मैं तो उसको चलाने के काबिल ही नहीं हूं।
तो क्या मैं उसको एज अ नॉन करंट एसेट कंसीडर कर सकता हूं? क्या उसको मैं एज अ नॉन करंट एसेट रिकग्नाइज कर सकता हूं? क्योंकि अभी तक तो चलाने के काबिल। सर्दियां चल रही हैं, सर्दियों में एसी चला के क्या करना है? शेरी भाई, यहां पे आप गलत हैं। एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो गया, आप चाहे चलाओ या ना चलाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने इसलिए लफ्ज का इस्तेमाल किया, एसेट अवेलेबल फॉर यूज होना चाहिए। फिर बेशक आप उसको चलाओ या ना चलाओ, इससे कोई गरज नहीं है मुझे। अब आप सब सर्दियों में लेकर आओ, गर्मियों में लेकर आओ, अवेलेबल फॉर यूज होना चाहिए। जिस दिन एसिड अवेलेबल फॉर यूज हो गया, उस डेट तक जो भी खर्चे होंगे वो सारे के सारे एसिड की कॉस्ट में ऐड कर देने हैं। और जिस दिन एसिड अवेलेबल फॉर यूज हो जाएगा, उस दिन के बाद से उसके ऊपर क्या चार्ज होनी शुरू होगी? उसके बाद से उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होना शुरू हो जाएगी। उस डेट से पहले, जिस दिन एसिड अवेलेबल फॉर यूज हुआ था, उससे पहले वो क्या होगा? उसके ऊपर जो भी खर्चे हो रहे हैं वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो रहे हैं, लेकिन नेसेसरी खर्चे, अननेसेसरी नहीं। अब फॉर एग्जांपल, तुम्हें अपनी गाड़ी में एसी उठा के लेकर आ रहे थे, तुमने रास्ते में सिग्नल तोड़ दिया, और तुम्हारी इतनी भड़ी किस्मत, पुलिस वार्डन ने पकड़ लिया, उसने चालान ठोक दिया उसी टाइम। उसने कहा भाईजान तो 2000 का चालान होता है। बल्कि 2000 के 2000 तो बाइक का चालान होता है, 5000 का चालान होता है। अब हाँ, आपने कहा भाई एसिड तो अभी तक अवेलेबल फॉर यूज हुआ नहीं था और बीच में मेरा ये चालान हो गया, तो क्या इसको एसिड की कॉस्ट में ऐड कर दूं? तो जवाब आया नहीं, ये एसिड की कॉस्ट में नहीं ऐड हो सकता, क्योंकि ये जरूरी खर्च, ये आपकी अपनी नाअहली थी, और तुम्हारी कमबख्ती थी कि उसने तुम्हें पकड़ लिया और उसने क्या कर दिया, चालान कर दिया। तो ये चालान जो था, ये नेसेसरी कॉस्ट नहीं थी उसको लाने की। आप तमीज से चलाते, तमीज से आते, तो ये चालान ना होता। बातें समझ आ रही हैं? कोई मसला तो नहीं है? तो अगर तमीज के दायरे में रह के चीजें करोगे, तो फिर नेसेसरी कॉस्ट ही सिर्फ खर्च होती है। और इसलिए आई 16 कहता है कि जितने भी नेसेसरी खर्चे हैं एसेट को अवेलेबल फॉर यूज करने के लिए, सिर्फ वो खर्चे ऐड करोगे, उसके अलावा कोई खर्चा आप नॉन करंट एसेट में ऐड नहीं कर सकते। और जिस दिन एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो जाएगा, उस दिन से फिर आप डेप्रिसिएशन चार्ज शुरू कर दोगे, बेशक वो इस्तेमाल हो या ना हो। अब इसी ला के लगा दिया सर्दियों में क्योंकि सस्ता मिल रहा था। हम है तो पाकिस्तानी, हम कहते हैं जहां से चार पैसे बचते हैं बचाने तो। माशाल्लाह से आजकल जैसे हम करते हैं, अब कभी पेट्रोल पता लग जाए कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने वाली है, ठीक है, माशाल्लाह से पूरी लंबी लाइन में हम जाके खड़े हो जाते हैं, 3 3 घंटे लगाते हैं, तो किसी तरह हम पेट्रोल फुल टैंकी फुल करा लें। और अक्लों के अंदर इतनी नहीं आती कि भाई पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी 10 रुपए 12 रुपए, मैं कहता हूँ 50 रुपए बढ़ जाए, खैर है, कोई मसला नहीं है। 50 रुपए, एक गाड़ी की टैंकी कितने लीटर की होती है? 30 लीटर की। 30 × 50, 1500 रुपए बचाने के लिए 3 घंटे लाइन में जलील होते हैं, ठीक है, और कहते हैं हमने 1500 रुपए बचाए हैं। और उनको ये नहीं समझ आती हो, जो आप बार बार गाड़ी बंद करते हो, बार बार गाड़ी खोलते हो, और 3 घंटे उसको रींग रींग के पेट्रोल पंप तक लेके जाते हो, उसमें आधे से ज्यादा पेट्रोल तुम वैसे ही जाया कर चुके होते हो। तो एट दी एंड बचत कितनी की होती है? शायद बचत भी ना होती हो, अगर बहुत ही बचत होती होगी 500 रुपए के पेट्रोल की बचत होती होगी, जिसके लिए 3 घंटे से लील होते हैं। तो ये तुम्हारे हाल हैं, ठीक है। खैर क्या कह सकते हैं, मेंटेलिटी की बात है। अच्छा, तो हमने क्या कहा कि जो, चाहे आप एसिड इस्तेमाल करो या ना करो, मैंने एसी ला के रख दिया, कोई मसला नहीं है। एसिड अवेलेबल फॉर यूज हो गया, जिस दिन इंस्टॉल हो चुका है उस दिन वो अवेलेबल फॉर यूज हो चुका है, उस दिन से मैंने एसिड की डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू कर देनी है, और उसके ऊपर इनिशियल कॉस्ट उसकी वाइंड अप हो जाएगी, उसके अलावा उसके अंदर कोई कॉस्ट ऐड नहीं करूंगा। फिर जो कॉस्ट ऐड होगी वो होती है सब्सिक्वेंट कॉस्ट, वो अलग कहानी है, उसके बारे में मैंने भी बात नहीं की। दो तरह की कॉस्ट होती हैं जो आई 16 में ऐड होती हैं, एक इनिशियल कॉस्ट और एक सब्सिक्वेंट कॉस्ट। अभी मैंने सिर्फ किसकी बात की है? इनिशियल कॉस्ट की बात की है, कि इनिशियली हम एसिड की कॉस्ट में क्या क्या चीजें ऐड करते हैं।
तो यहां तक किसी को कोई मसला, कोई सवाल? एनी वन, एनी क्वेश्चन? यहां तक आनी ओके है? चलो। ओके हो गया, गुड हो गया शेरी भाई। फिर तो ज्यादा अच्छी बात है, फिर हम, ये तो फिर हमें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। जी बेटा सवाल पूछे, सवाल पूछने से मैं मना ही नहीं करता, सवाल पूछें, क्या सवाल है आपका? सर अगर एक एक डिफेक्ट है मशीन में एट द टाइम ऑफ परचेज, अच्छा ठीक है। और एग्रीमेंट में लिखा है कि हमें कोई क्लेम मिलेगा अगर कोई डिफेक्ट हुआ, तो उस क्लेम का क्या करेंगे? नहीं, वो तो क्लेम किस सूरत में मिलेगा, अच्छा अब इस चीज को समझ आए ये। वैसे तो बहुत ही ऊपर का सवाल है, इस तरह का सवाल यहाँ पे नहीं आता, लेकिन स्टिल ठीक है। ये कब बारी आती है क्लेम की? अगर मैं डिस्पोज करने लगूं, ये डिस्पोजल के टाइम आएगा। ठीक है, कि भाई, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई फॉल्ट निकला है तो मैं उसको डिस्पोज ऑफ करूंगा तो ही मुझे क्लेम मिलेगा ना। यस और नो? ठीक है ना। क्लेम आपका, या क्लेम दो तरह के होते हैं, या तो होता है कि आप एसिड रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, तो रिप्लेस होकर नहीं आ जाएगा, आपने वही कीमत दी हुई होगी तो कोई भी आपको उसके अंदर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका क्या हुआ, अगर उसके अंदर कोई फॉल्ट निकल आया, तो वो क्लेम कैसे आपको मिलता है? वो क्लेम ऐसे मिलता है कि आप उस चीज को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं और उसके बदले आप उनसे पैसे ले लेते हैं। तो वो भी क्लेम क्या होगा, वो भी आपने जो पैसे दिए होंगे आमतौर पे वही वापस मिलते हैं, उससे ज्यादा नहीं मिलता। ये बड़ा कोई रेयर केस होता है जिसमें केस हो जाए और उसके बाद कुछ कहानी हो जाए, वो एक बिल्कुल ही एक डिफरेंट ट्रैक ऑफ स्टोरी निकल जाती है। बात समझ आ रही है? कहानी क्लियर है? कि कोई मसला, कोई सवाल बताएं। ये किसका सवाल था भाई? शेरी भाई, सवाल आपने पूछा था। सर मेरा, देखो, अब मैं तुम्हें पूरी स्टोरी सुना देता हूँ। देखो क्लेम आए, हम अगर कोई चीज आती है और आपका कोई क्लेम बनता है कि आपने कहा जी कि आपकी चीज खराब निकल आई, तो वो जाहिर सी बात है वो खराब चीज है, वो आई 16 में तो ट्रीट नहीं होगी ना, क्योंकि जितनी भी खराबी है, ठीक है, अगर खराबी आ जाती है, ठीक है, वैसे एक बात कर रहा हूँ, खराबी आ जाती है तो वो इम्पेयरमेंट की तरफ लेके जाता है चीजों को, ये याद रखनी है बात। ठीक है, वो किसकी तरफ लेके जाता है? इम्पेयरमेंट की तरफ लेके जाता है, तो उस पे इम्पेयरमेंट टेस्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है, और उसके अंदर हम उस इम्पेयरमेंट के लिहाज से, जो इम्पेयरमेंट का स्टैंडर्ड है, हमने उसके हिसाब से उसको ट्रीट करना है। फिर वो आई 16 के साथ, आई 16 में जो कॉस्ट इनिशियल आई है वो वही रहनी है। इनिशियल कॉस्ट किसी भी सूरत में, ये याद रखना, किसी भी सूरत में चेंज नहीं हो सकती। चाहे आपका क्लेम एक्सेप्ट हो रहा है, क्लेम एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, जो भी है, आप एक चीज लेकर आए, वो डिफेक्ट निकल आया, वो साथ ही साथ आई 16 के बजाय किस में ट्रीट होगा? आई 36 में ट्रीट होगा, दैट इज द इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। उसके ऊपर फिर मैं इम्पेयरमेंट टेस्ट अप्लाई करूंगा, उसके हिसाब से फिर उसकी कैरिंग वैल्यू जो होगी वो बुक्स में लिखी जाएगी, अगर मैंने अपने पास उसको रिटेन किया। आमतौर पे जब क्लेम
की बारी आती है ना, क्लेम की चीजों की बारी आती है, तो आमतौर पे हम क्या करते हैं, उसको सेल आउट कर देते हैं। तो सेल आउट भी करना है तो मैंने उसी हिसाब से ट्रीट करना है, किसके हिसाब से, इम्पेयरमेंट के लिहाज से ट्रीट करना है उसे, ये याद रखनी है बात। ठीक है ना, उसके अंदर हम उसको क्या करेंगे, एज ए ट्रीट क्या करेंगे, फ्यूचर वैल्यू माइनस को वो सॉरी, जो उसकी सेल वैल्यू होती है, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल के ऊपर उसको ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, कि हमने कहा भाई अभी ये एक किस्म का ये उसको क्लेम करूंगा तो इतने पैसे मुझे अभी मिलेंगे, और उसको क्लेम करने में मेरे कितने पैसे खर्च होते हैं, लाइक मुझे कोर्ट जाना पड़ रहा है या वैसे ही मुझे कर रहे हैं, तो उसके तौर पे मैं ट्रीट कर रहा हूँ उसको। वो आई 16 में कहीं ट्रीट नहीं होगी वो क्लेम, वो आई 36 में जाके होगी। ठीक है, कहानी क्लियर है शेरी भाई? अच्छा, जिसका सवाल हुआ करे ना वो जरा एक्टिव रहा करे आंसर देने में, ताकि हमें ना ज्यादा वेट ना करना पड़े। तो स्टिल क्वेश्चन है शेरी भाई, तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, ये टेढ़ी पिक्चर है माशाल्लाह से, पिक्चर भी टेढ़ी है। अच्छा, ये फिर सवाल अगर, ठीक है, पॉइंट नंबर ई है, अच्छा पॉइंट नंबर ई है, पॉइंट नंबर ई पता नहीं लग रहा। The plan and non protection for January and attain 45% budget in the period and compare such that actual 85% and 75% invest in supplier and the method discusses supplier and his agent. Agent finally agreed to pay compensation on 3% was value and issued his credit note to effect this. हाँ, तो वही वाली बात की ना, इसके अंदर वो क्या, कौन सा रूल अप्लाई होगा बेसिकली, इसको क्या हुआ है, किधर गया। अच्छा, बात वही आ गई कि इसके ऊपर हमने बेसिकली क्या अप्लाई करना है, हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे अपना जो है, हम इसको क्या एज ए क्या ट्रीट करेंगे, सबसे बड़ी बात, हमने इसको आई 36 में जाके ट्रीट करना है, इसके ऊपर इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाया जाएगा, और इम्पेयरमेंट टेस्ट लगा के फिर हमने डिसाइड करना है कि इसकी डब्ल्यू क्या आएगी। क्या मुझे सब पूरा सवाल भेजना, ये जब आई 36 में करवा दूंगा ना, तो ये सवाल मैं पूरा करवा दूंगा, यही वाला जो आपने सवाल भेजा है ना। ठीक है, लेकिन तब जब मैं आई 36 करवा चुका हूँ, क्योंकि फिर आई 16 और आई 36 को मिक्स करके मिक्स क्वेश्चन में मैं इसको डाल दूंगा, और इसकी मैं प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, वहां पे जब आपका ये पॉइंट होगा वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके होगी बात, क्योंकि आगे जाके इस तरह से हम चीजें आपस में जब लिंक्ड हो जाएंगी ना, जब मैं पढ़ा चुका हूंगा, तो फिर ऐसे सवाल कराने का फायदा है, अभी फर्स्ट डे पे ये सवाल करवाना फायदा नहीं होगा इस चीज का, इसके मैं सिर्फ अभी फिलहाल आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ कि ये ट्रीट क्या होगा ऐसा। ठीक है, और सवाल आएगा सर टैक्सेस को एसिड की कॉस्ट का पार्ट नहीं, हाँ वो टैक्सेस जो परचेज होते वक्त मैंने पे किए, यस, और वो टैक्सेस जो, जिसको हम क्या कहते हैं कि टैक्सेस रिकवरेबल नहीं है, नॉन रिकवरेबल टैक्सेस जो है एसिड की परचेज पे जो मैंने पे किए हैं, वो सारे के सारे उसकी कॉस्ट में ऐड किए जाएंगे। ठीक है, लाइक यस, इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह हो गई, ये चीजें हो गई। ठीक है, ये चीजें हम ऐड कर देंगे। ओके होगी बात। चलो, अभी तो मेरे ख्याल से 11 बज गए हैं, अगली क्लास का वक्त हो चुका हुआ है। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह आज तो थोड़ा सा जो है, जो हमारा मैनेजमेंट वाला बंदा था उसकी तरफ से कुछ मिस कैलकुलेशंस हो गई थी। ठीक है, वो आप लोगों को ग्रुप में लिंक भेजना भूल गया हुआ था। ठीक है, उसको मैंने याद किया, मैंने कहा भाई लिंक भेज दें ताकि बच्चे जो हैं वो ज्वाइन कर लें। कल से इंशाल्लाह टाइम पे पूरी क्लास स्टार्ट होगी, तो कल मुलाकात होगी। ठीक है, तो तब तक के लिए भाई, अल्लाह हाफिज।